हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। 2024 में अब बहुत से चेंजेस पोर्टल पे आने के बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। 3 पार्ट में कर दिया गया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को। पहले से भी 2 पार्ट होते थे, लेकिन अब 3 पार्ट कर दिया गया है। तो उसके बारे में एक डीपली डिस्कस करेंगे। आप अगर एज अ प्रोप्राइटर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, सबसे जो पॉपुलैरिटी में है वो प्रोप्राइटर पे ही आती है। कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में सेम एज इट इज होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले तो रजिस्ट्रेशन पार्ट ए फिल करना, फिर बी फिल करना, फिर आधार ऑथेंटिकेशन फिल करना कैसे होता है, इन सब के बारे में एक डिटेल व्यू लेके आया हूँ। उसके बाद आपके जो एफएक्यू होंगे क्वेश्चन, उसके बाद भी कुछ होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होती है, अदरवाइज आपके क्वेरी या रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे एप्लीकेशन पार्ट ए में क्या क्या डिटेल्स फिल आउट होती हैं, पार्ट बी में क्या फिल आउट होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिल आउट करते हैं लाइव सेशन में। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार लॉगिन कर रहे हैं या पिंच कर रहे हैं, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे और भी ऐसे अपडेट्स मैं लेके आता रहता हूं आप सबके बीच में, तो आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब वीडियो के सेशन में जुड़ते हैं कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमको जीएसटी एंड गुड सर्विसेज के होम पेज पे आ जाना है। आपको gst.gov.in अपने गूगल पे जाके टाइप करना है और ऐसा होम पेज ओपन होके आ जाएगा। जब इस तरीके का होम पेज ओपन होके आ जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड टैब सर्विसेज का। आप जब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन आपको आ रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का गेट पे ओपन होके आएगा। यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहे होंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक टीआरएन। तो इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। वो सेकेंड स्टेप में यूज होता है और ये फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये पार्ट ए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट में फिल आउट होगा। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पार्ट ए फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट में टैक्स पेयर सिलेक्ट करूँगा कि मैं टैक्स पे करूँगा। तो वो डिडक्टर, ना तो टैक्स कलेक्टर, ना तो प्रैक्टिशनर, वो अलग अलग इसमें कंसोलिडेट करके दी गई हैं। तो जिस तरीके के आपकी एप्लीकेबिलिटी हो, आप वो फिल आउट करें। तो मैं, मेरे केस में टैक्स पेयर है, मैं यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करूँगा, किस स्टेट में मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। तो सपोज दैट मैं उत्तर प्रदेश में ले रहा हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाह रहे हैं। तो मैं लखनऊ में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एल प्रेस करके लखनऊ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। अब जो बात आती है अगले स्टेप पे कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। प्रोप्राइटर के केस में जो प्रोप्राइटर का नाम होता है वो फिल किया जाता है, और पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनरशिप आपके ट्रेडिंग बिजनेस नेम आप फिल आउट करके पैन नंबर मंगाते हैं वो फिल किया जाता है। तो मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो मैं यहाँ पे नाम फिल आउट करूँगा। तो आप सबसे पहले पैन ओपन कर लेंगे, पैन पे क्या नाम लिखा है आप वो नाम फिल कर देंगे। तो मेरे केस में जो नाम लिखा है, मैं अपना नाम ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और नाम फिल कर दिया है। ठीक है, अगला स्टेप, यहाँ पे पैन नंबर आपको फिल करना होता है। आप पैन नंबर फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पे पैन नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, आप भी अपना जो पैन रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है मेल आईडी। मेल आईडी भी आप जो बनाए रहेंगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप सभी यूज करते हैं मेल आईडी आज के टाइम में, तो इजली वे में कोई समस्या तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल
करना होगा, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल आउट करेंगे, तो जिस पे ओटीपी जाएगी ये 2 नंबर आप वही डालिएगा जिस पे ओटीपी इजीली आपको मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज दैट अपने डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए ब्लर कर देता हूँ, आपके केस में ये चीज़ें ना होने पाए। मैं ये 7 8 यहाँ पे 9 डिजिट हो रहा है, मैं यहाँ पे 10 डिजिट कर देता हूँ, वो गलती से टाइप नहीं हो पा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको फिल आउट करते हैं। सारी डिटेल आप एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे। फिल करने से पहले प्रोवाइडर का नाम क्या है आप पेन से मैच कराएंगे। स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी, अदरवाइज जो मैच नहीं करेगा। और पैन नंबर भी आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे केस में सब कुछ मैच कर रहा है, मैं यहाँ पे अब प्रोसीड करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मोबाइल के लिए ओटीपी के लिए होगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा, जो आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाले रहेंगे उस पे जाएगा ओटीपी, और आप उस वो जो नंबर आप डाले रहेंगे उसी पे ओटीपी गया होगा और आप ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। तो ओटीपी आप के केस में जो भी मेल आईडी आपने यूज किया जब वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ से फिर से बैक भी हो सकते हैं, वो बैक होके भी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो ओटीपी जो भी आई रहेगी आपको यहाँ पे इजली अपना डालना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ओटीपी डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको देख रहे होंगे कि टीआरएन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टीआरएन नंबर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर होता है जो कि 15 दिन के लिए वैलिड होता है। आप जब पार्ट ए फिल कर देते हैं तो देखिए लिख रहा होगा यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म saved my application and submit GST portal. Part B, the application form need to completed within 15 days, i.e. 13 of October using TRN। मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो 13 अक्टूबर तक आप पार्ट बी मस्ट फिल कर दिया, अदरवाइज ये डिस्कार्ड हो जाएगा आपके पोर्टल से। ठीक है, ये अगला स्टेप होता है कि जब आप वो ओटीपी दोनों डाल के आप जाते हैं तो आपको टीआरएन नंबर ये जनरेट होता है। ये आप चाहे कॉपी करके फिर से लॉगिन करके ओटीपी आपको चाहिए होगा, आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आप जब इसको प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए आपको अगला जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, ये होता है टीआरएन नंबर। ठीक है, अब ये पार्ट बी में समझेंगे। पार्ट बी की वीडियो मैं इसके साथ अपलोड करूँगा, ये पार्ट ए होता है। अब मैं पार्ट बी अपलोड करता हूँ, इसमें आप टीआरएन नंबर डालेंगे। ठीक है, अब टीआरएन नंबर के बाद जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, ये कैप्चा कोड आप फिल आउट करेंगे। आपने ओपन किया तो फिर से आपको ये ओटीपी मांग रहा होगा कि आप यहाँ ओटीपी फिल आउट करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ओटीपी फिल आउट कर देता हूँ कि जो आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर गया है उसी पे मेल आईडी मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी गई होगी। आप वो यहाँ पे चाहे मेल की ओटीपी ले लें, अदरवाइज मेल आईडी की ले लें, दोनों की ओटीपी आप फिर से ले सकते हैं जो आपको इजी वे में मिल गया हो। अगर आपको ओटीपी नहीं मिली हुई है तो आपको दिखाता है कि प्लीज़ चेक द जंक स्पैम फोल्डर इन केस ऑफ डू नॉट गॉट ईमेल। तो ये कभी कभी हो सकता है कि आपके यहाँ ना दिखाई पड़े, तो आप ये फोल्डर भी अवश्य चेक करिए। तो मेरे केस में ओटीपी मुझे मिल गई है और मैं इसको लॉग इन करता हूँ, और तब कुछ इस तरीके का गेटवे आपको ओपन होके आ रहा होगा। डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म नंबर 1 जाता है, क्रिएशन डेट आज की दिखा रहा है। ठीक है, और एक्सपायरी डेट 13 अक्टूबर की दिखा रहा है, और स्टेटस में क्या रहेगा, ड्राफ्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, अब मैं जब एक्शन लूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्शन पे देखिए एडिट का आ रहा है, तो आप पार्ट बी फॉर्म ओपन होके आ गया। ठीक है, ये पार्ट बी ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे मैं डिटेल पूरी फिल आउट करूँगा, क्या ट्रेडिंग बिजनेस नेम है मेरा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा। तो ये डिटेल वीडियो आप बने रहिएगा अंत तक। तो जैसे मेरे केस में क्या है, अनुराज कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे
सेलेक्ट कर देता हूँ, अनुराज कंस्ट्रक्शन है, ठीक। और उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट, मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, तो ये आप अपने फॉरेन कंपनी है या फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है, लिमिटेड एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, अदर्स में पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो आपके केस में एप्लीकेबिलिटी रहेगी आप वो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप कोई एडिशनल ट्रेड नेम भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए बाय डिफॉल्ट ये लखनऊ सिलेक्ट हो गया क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है कि आपने जो लखनऊ पर सिलेक्ट, जब आप ट्रेडिंग बिजनेस नेम किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी यूज कर रहे हैं तो आप वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। तो कैजुअल टैक्स पर्सन, आप अगर आप कैजुअल रहेंगे तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। कैजुअल एंड कंपोजिशन कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। आप ये चाहे आप कैजुअल करेंगे चाहे कंपोजिशन, तो दोनों में से अगर आप कोई एक पर्सन है तो आप देखिए कैजुअल टैक्स पर्सन ए पर्सन ऑप्टेड टू आईएसडी ओनली ऑथराइज्ड टैक्स पेयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जिट्स in the system with the same PAN but not operator composition. Region of registration intrastate supply. Region for registration is supplying goods through e-commerce operator. Person who has not filled any goods detail top 5 goods dealing in रीजन फॉर द रजिस्ट्रेशन एसईजेड यूनिट डेवलपर। तो वो किसके लिए होता है कंपोजिशन स्कीम, वो डिटेल वीडियो में पहले से बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कैजुअल पर्सन या कंपोजिशन में तो आप उसको यस या नो करिए। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेगुलर में जाऊँगा तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है रीजन ऑब्टेन टू रजिस्ट्रेशन। तो आपको देख रहा होगा क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, ये जिसके लिए कि जैसे गवर्नमेंट ने दिया कि सर्विस के सेक्टर में 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में हो गया तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेना। तो इस केस में आप क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट सेलेक्ट करेंगे और वो भी 30 डेज के अंदर ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना हो जैसा कि एक्ट में लिखा पड़ा है। तो सेकेंड ऑप्शन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप एक जगह पे बिजनेस कर रहे हैं और दूसरी जगह से माल मंगाते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप दो स्टेटों के बीच में काम कर रहे हैं तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लाइबिलिटी टू पे रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ट्रांसफर सक्सेशन ऑफ बिजनेस, ये होता है कि जैसे प्रोप्राइटर कोई पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप कोई बिजनेस को ट्रांसफर ले रहे हैं अपने नाम पे, तो वो इस केस में आप जैसे पहले से कोई आपके पिताजी के नाम पे रजिस्ट्रेशन था, प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही थी, अब आप उसको सक्सेशन के तौर पे लेना चाहते हैं, ट्रांसफर हो रहा है या पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, तो उस केस में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वो डिपार्टमेंट में कैजुअली जाके आप ऑफिशियली मिल भी सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करके कि किस केस में आप अप्लाई, ताकि उसकी जो एक्सपीरियंस काउंट हो वो आपकी पुरानी फर्म का ही काउंट हो, ठीक है। कोई मर्ज हो रही है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो मर्जर अमलगमेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपका रीजन क्या है वो अलग अलग तरीके का दे रखा है। सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, वॉलंटरी बेसिस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाइज बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, तो वो अलग अलग सेक्शन दे रखा है। मेरे केस में जो वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब मैं एक टेम्पोररी बेसिस पे मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ले रहा हूँ उसके बाद काम करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ वॉलंटरी सेलेक्ट कर लिया। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब से आपने इसको डाल दिया है। तो सपोज दैट मैं आज का डेट डाल देता हूँ कि मैं आज से बिजनेस शुरू करूँगा, ठीक है, मैं आज की डेट डाल देता हूँ, ठीक। जब से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। और अगर आप पहले से इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से कोई आप रजिस्टर्ड पर्सन है, टेम्प्रोरी आपकी आईडी जीएसटी आपने पहले किसी और स्टेट में ले रखा है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ डाल सकते हैं। आप कोई कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, मतलब सीआईएन नंबर है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, अवश्य डालेंगे, अदरवाइज ये बाद में जब डिटेल चेक होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरशिप के केस में यहाँ पे पैन एप्लीकेबल होगा जो आपके प्रोप्राइटर रहेंगे, और पार्टनरशिप पीवीटी एसईजेड जो इन सब के केस में, एलएलपी के केस में
वो कंपनी का पैन अप्लीकेबल होता है। ये आप 5 MB तक और भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में आप अपना सपोज दैट जो लेटर हेड होता है वो भी डाल सकते हैं कि आप इस नाम से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे केस में वही है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन कार्ड अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। फिर अगला स्टेप आता है प्रोप्राइटर की डिटेल फिल आउट करने का। प्रोप्राइटर की डिटेल मैं यहाँ पे फिल आउट करूँगा। यहाँ पे नाम का मिडिल नेम कुछ नहीं है, अब उनके फादर का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। सपोज दैट मुझे पता है अपने इनके फादर का नाम, मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन ओपन करके रखा है और उस पर जो लिखा था मैंने डिटेल। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पेन पे आपके लिखी होगी। ये बाद में वेरीफाई भी होती है, इसलिए आप इसकी एक्यूरेसी के साथ फिल आउट करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोप्राइटर का नंबर पूछता है, तो आप जो नंबर स्टार्टिंग में डाले थे आप वही फिर से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मेल आईडी भी जो आपने डाला था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस केस में आप सीधे मैं डाल देता हूँ SSK। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार OTP और फिर से कर लेता हूँ। क्या था? SSKSI 83। तो मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दी। अब जेंडर पूछ रहा है प्रोप्राइटर का, तो यहाँ पे मेरे केस में फीमेल है तो मैं फीमेल सेलेक्ट करूँगा। आपके केस में जो रहेगा आप सिलेक्ट करेंगे। टेलीफोन नंबर आप डालना चाहें अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसी कॉलम को फिल करना है, मैंडेटरी है जो आपके केस में अप्लीकेबल। देखिए ये कॉलम जिसपे रेड कलर के ब्लू टिक आ रहे हैं उसको फिल आउट करना। अब यहाँ पे जैसे डेजिग्नेशन ऑफ स्टेटस मतलब क्या है प्रोप्राइटर का, अगर प्रोप्राइटर से केस में तो प्रोप्राइटर मैं यहाँ पे डालूंगा। और अगर यहाँ पे पार्टनर होता तो मैं पार्टनर डालता, पार्टनर रहेगा तो पार्टनर डालेंगे। अगर पीवीटी कंपनी डायरेक्टर रहेगा तो उसका डिन नंबर भी आप यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। अब आप देख रहे होंगे कि प्रोप्राइटर का भी अब मैप करना पड़ता है एड्रेस। ठीक है, ये इसको आप कहाँ से लेंगे? तो इस केस में जो प्रोप्राइटर के आधार पे रजिस्टर्ड रहेगा आप उसके पते को डालेंगे और इसको भी आप पोर्टल पे मैप कराइए जाना मैंडेटरी है। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ गया है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो पिन कोड डाल लेता हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का उठा रहा है, ये जो पिन कोड मैंने डाला हुआ है ये वहाँ का है। अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और इसमें सेलेक्ट करूँगा कि ये कहाँ पे है एक्चुअल एड्रेस। तो मैंने जो पिन कोड उठाया हुआ है उस केस में ज़रूरी नहीं कि जो पिन कोड आपने डाला है वो वहीं का हो, आपको एक्चुअल एड्रेस आपका जहाँ पे रहेगा वो सिलेक्ट करना रहेगा। तो मेरे केस में जो ये ब्लॉक जी है, जी ब्लॉक में है मेरा, तो मैं ढूंढता हूँ कि ब्लॉक जी किधर पड़ेगा और ढूंढ के वो मैं जैसे ये ब्लॉक ई दिख रहा है और उसके बाद ब्लॉक आई भी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है, ब्लॉक डी भी दिख गया, देखिए ब्लॉक जी दिख गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। आपको जो आधार पे नंबर मेंशन रहेगा, मकान नंबर अगर आपका दिख रहा है तो आप मकान नंबर भी जी ब्लॉक में 598 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी ब्लॉक में ढूंढता हूँ कि 598 मिल जाए मुझे। ठीक है, तो मैं ढूंढता हूँ कि मुझे 598 कहाँ दिख रहा है ब्लॉक जी में, और 598 नहीं दिख रहा है कहीं भी ब्लॉक जी में। तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, अपना ट्राई कर लेता हूँ कि ये दिख जाए। और आई थिंक मेरे नियरेस्ट में जो है आप इसको मैनुअली भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, इसको मैंने कर दिया कंफर्म।
ये प्रोप्राइटर का जो एड्रेस था वो एज इट इज आ गया, ठीक है, दबौली। तो लेकिन जरूरी नहीं कि लोकेलिटी कभी कभी आपके आधार से मैच नहीं करती, तो आप इस कॉलम को नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जितने रेड कॉलम होंगे आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। जो एडिट कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं, जिसमें आपकी लोकेलिटी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पे करूँगा जी ब्लॉक, ठीक है, जो मेरे आधार पे एड्रेस, सॉरी पहले मैं G598 कॉमा करता हूँ, ठीक है। जी यहाँ पे जो लोकेलिटी रहेगी वो रहेगी जी ब्लॉक, या नहीं G598, यहाँ पे बिल्डिंग के नेम में डाल देता हूँ G598 और जी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा गुजैनी, देखिए रोड स्ट्रीट नेम आ रहा है गुजैनी, ठीक है, यहाँ पे गुजैनी डाल दिया। और उसके बाद उद्योग नगर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने जी ब्लॉक डाला था ये यहाँ पे कट कर लेता हूँ और ये मकान नंबर जो है वो डाल देता हूँ, ठीक। ये हो गई। फ्लोर नंबर आप डाल सकते हैं अगर आपका कोई फ्लोर नंबर पता है। मेरे केस में जो G598 है मेरा फ्लोर नंबर 5 है, तो मैं ये डाल दिया, ठीक है। या अगर फ्लैट में आप रहते हैं, अगर मकान है आपका, तो आप फ्लोर नंबर 0 भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, जो आपको लगे। नियर बाई में क्या लैंडमार्क में आप डाल सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। और उसके बाद तब यहाँ पे अब प्रोप्राइटर की आपको फ़ोटो 100 KB के अंदर अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर की फ़ोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये मेरे केस में इनवैलिड नेम आ रहा है क्योंकि नाम बहुत वो एडिट नहीं हुआ होगा। मैं इसको नाम कर देता हूँ प्रोप्राइटर, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और प्रोप्राइटर को यूज कर लिया, ठीक है। फोटो देखिए 100 KB के अंदर थी। यहाँ पे सिलेक्ट करने वाली बात होती है अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। तो मेरे केस में ये ऑथराइज सिग्नेटरी एज ए यूज होंगे, प्रोप्राइटर यही जो काम करेंगे। अगर आपके केस में अलग है तो आप नो रहेंगे, तो उनकी सारी डिटेल फिल की जाएगी जो इनके केस में अदर कोई ऑथराइज सिग्नेचरी की। जैसे मैं आपको यस करके एक बार दिखा देता हूँ। मैं यस करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। देखिए आपको मैंने डिटेल ऐड करी थी तो ये दिखा रहा है एक वार्निंग, ठीक है। अब पहले तो दिखा रहा डिटेल आप ऑथराइज सिग्नेचरी आप प्राइमरी अभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज जो भी रहेगा आप इसको ओके करके और सेव एज कंटिन्यू कर देंगे, ठीक। लेकिन मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, जब मैं इसको नो करूँगा तब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहा है कि आल्सो ऑथराइजेशन यूज्ड, यस, ठीक। अब मैं नो करूँगा तो मैं देखो सेव एज कंटिन्यू किया, ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि मुझसे ये डिटेल पूछ रहा है कि ऑथराइजेशन कौन रहेगा। आपने वहाँ तो यस कर दिया, ठीक। तो भैया ये इसकी डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी की, जैसे आपने वहाँ पे फिल आउट किया था सेम एज इट इज। यहाँ डेजिग्नेशन में उसके रहेगा ऑथराइज सिग्नेचरी, ठीक है। वो यहाँ प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगा। आप यहाँ डिटेल पूरी मैनुअल फिल करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचरी फिल करेंगे एज इट इज। उनके भी लैंडमार्क सारी डिटेल आप उसको मैप कराएंगे कहाँ पे क्या है डिटेल। जैसे आपने उस केस में किया उनकी एक फ़ोटो अपलोड होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपडेट ऑथराइज सिग्नेचरी जो आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी अलॉट किए जाएंगे तो एक कंसर्न लेटर बनेगा फर्म की तरफ से, जिस पे प्रोप्राइटर की साइन होगा कि आज इनसे इनको ऑथराइज सिग्नेचरी नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको लेटर अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप उस केस में क्या, जैसे आप यहाँ कर सकते हैं डिटेल्स, आप अगर कोई पहले से ऐड है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं एज इट इज कर देता हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ऑथराइज सिग्नेचर वाली वीडियो भी बता के दिखा दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी, ठीक है। और बैक आके एक बार मैं फिर से यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ यूज एज ऑथराइज सिग्नेचरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं
कि यहाँ पे देखिए सब कुछ मैनुअली फिल होके आ गया, यहाँ पे कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम आ रहा प्रूफ ऑफ ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड प्रोप्राइटर हु इज आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी अपलोड करने की अगर प्रोप्राइटर ही है, ठीक। अब आता है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर है कोई या अदर्स के केस में है तो आप उसकी, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो मेरे केस में जैसे मैं इनकी फिल आउट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जीएसटी प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड आईडी रहेगी वो डाल सकता हूँ। आप वहाँ पे जैसे डालेंगे पूरा नाम और डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब कुछ ऑटोमेटिक फिल आउट होके आ जाएगी जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। आप उसको फिर सेव एज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं नो करके इसको सेव एज कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है आपका। आप यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको रेसिडेंस एड्रेस गूगल पे मैप कराया था वैसे यहाँ पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे पिन कोड डालेंगे, ठीक है, वो उठा लेगा यहाँ पे। जैसे मैं डाल देता हूँ कि वृंदावन कॉलोनी, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे वृंदावन कॉलोनी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वृंदावन नाम से जितनी भी कॉलोनी पोर्टल पे दिख रही होंगी वो देखिए महाराष्ट्र और दूर दूर की दिखा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पिन कोड डाल देता हूँ सीधे 226017, ठीक है। मैंने पिन कोड डाल के इंटर किया तो 1 मिनट, ये डिटेल्स मैंने जब 226017 सेलेक्ट किया तो ये दिखा रहा है कहाँ पे, राजाजीपुरम का, ठीक है। सपोज मैं एक आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ कि मैं जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा वो राजाजीपुरम पे रहेगा। और आप यहाँ पे भी मैनुअली जाके इसको ड्रैग करके जो आपका एक्चुअल स्टेटस रहेगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। मैं आपको जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ फ्लोर नंबर भी डाल सकते हैं, रेसिडेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं, सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तब ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है कि आपको अपना स्टेट जुरिडिक्शन सिलेक्ट करना होगा राजाजीपुरम का, ठीक है। आप यहाँ राजाजीपुरम का जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेक्टर 17 आ रहा है जो वहाँ पे है, यही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मेरा कमिश्नरेट जो सेंट्रल का जुरिडिक्शन सिलेक्ट करना रहेगा वो मैं सिलेक्ट करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट लखनऊ 3rd आ रहा है। पहले तो ये सारे डिवीजन एक साथ आते थे, आपको सिलेक्ट करना होता था। अब रेंज जो आप सिलेक्ट करेंगे वो जाके आप देख सकते हैं किस अनुसार, जैसे मेरे केस में मुझे पता है कि अनुराज कंस्ट्रक्शन ए से है तो रेंज फर्स्ट ही आएगी मेरे केस में। लेकिन मैं आपको फिर से उसके लिए दिखा देता हूँ कि ये आप जाके मैनुअली भी टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल जुरिडिक्शन रिफर लिंक टू सेंट्रल जुरिडिक्शन, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपके केस में क्या अप्लीकेबल होगा। वो आप नो योर जुरिडिक्शन एक पोर्टल लिंक ओपन करेगा, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको कर दिया हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हो सकता है पोर्टल में कुछ समस्या हो, लेकिन मैं आपको मैनुअली रेंज फर्स्ट एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब ये पूछेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑफिशियल क्या रहेगा, ठीक है। ऑफिशियल में भी यही मैं डाल देता हूँ कि जिस पे आपकी ओटीपी और अगर कांटेक्ट किया जाए तो किस पे जाए। आप यहाँ पे चाहे तो अपना मैनुअली कोई डाल सकते हैं, जैसे कि ये कुछ साइड में प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको मैं ओपन करके दिखाता, इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। तो आप मैनुअली जाके वहाँ पे देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, अगर कोई उसके बाद भी क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मेल आई डालेंगे और अब आपसे पूछ रहा होगा नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्राइमिसेस, ठीक। आप किस बिहाफ पे आप जो डॉक्यूमेंट सॉरी आप जो बिजनेस डाल रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना रहेगा। अगर आपके केस में ऑन है, कंसर्न मिल रहा है फैमिली से किसी से, ठीक है, तो आप कंसर्न लेटर अपलोड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे, ठीक है। आप लीज पे ले रहे हैं तो वो अपलोड करेंगे। जैसे आप अगर आप लीज करेंगे और आप यहाँ को उसके साथ अपलोड करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे फाइल चूज करेंगे उसके बाद दूसरा कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
आप फिर अदर्स आप एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ओन्ड है, ठीक है, तो आप ओन करके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके केस में रेंटेड हो, शेयर्ड हो, ठीक है, शेयर्ड के केस में भी आपको ये डिटेल कंसर्न लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट नंबर, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सब चीज़ें अपलोड। तो मेरे केस में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओनली ये मेरी रेंटेड केस में जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दूंगा, या आप पहले सेलेक्ट करेंगे और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 500 KB इनवैलिड फाइल नेम कंटेन मल्टीपल डॉट्स, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि फाइल नेम में मल्टीपल डॉट्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार एडिट कर देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मैंने सिलेक्ट किया और अपलोड हो गया, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा कि ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेता है, उसके बाद अपलोड हो जाता है कि। और हाँ, मैक्सिमम साइज 500 KB की होनी चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो पहले तो हो गया। दूसरा, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा आपको दिख रहा होगा रेंट एंड लीज एग्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंट एंड लीज एग्रीमेंट अपलोड करूँगा। तो मैं दूसरा जैसे एक डॉक्यूमेंट अपलोड अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं वही सेम डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेम डॉक्यूमेंट अपलोड होके उसका फाइल नेम आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और मैक्सिमम फाइल साइज 1.9 MB की रेंटेड के केस में हो गए, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हो गए। अब अगला स्टेप आता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन्ड प्रेमिसेस। आप किस टाइप का बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप बॉन्डेड वेयर हाउस ले रहे हैं, EOUSTP ESTTP ले रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम आप करेंगे, इंपोर्ट करेंगे आप, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, आप सर्विसेज सप्लायर करेंगे, मतलब आप सर्विस के सेक्टर का काम करेंगे, लीजिंग बिजनेस आप करेंगे, ऑफिस सेल ऑफिस टाइप का आप खोलेंगे, ठीक है। रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का आपका रहेगा, वेयर हाउस डिपो टाइप का आप खोलेंगे, रिटेल बिजनेस खोलेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो मेरे केस में सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी रहेगा तो आप उसकी भी डिटेल फिल आउट अगले फॉर्म में करेंगे। अगर आप इसको यस करेंगे और नो करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। मेरे केस में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आप अपने अनुसार एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए अगला स्टेप डिटेल्स, आप अगर मैंने उसको यस किया होता तो यहाँ पे मेरे डिटेल फिल आउट करने के लिए आती, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव नीड टू ऐड डिटेल्स ऑन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गो टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब, सेलेक्ट एस हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैंने नो किया इसलिए यहाँ पे फिल करने के लिए कुछ भी नहीं आया। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किए हैं तो किस तरीके का आप करेंगे। तो इट एंड नेचर ऑफ सर्विसेज में एक तरीके का होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्विसेज प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 सर्विसेज, आप यहाँ पे 5 मोस्टली दे सकते हैं कि किस तरीके का आप काम करेंगे। तो मेरे केस में कंस्ट्रक्शन का 9954 होता है, मुझे पता है। आप चाहे तो मैनुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जैसे मैंने कॉन्स लिख दिया तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आ गई, ठीक है। आप चाहे तो टाइप करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे HSN कोड पता था तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा एक सेलेक्ट करूँगा कंस्ट्रक्शन में ही, ठीक है। जैसे मैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का 9983 होता है, तो मैंने उसको अदर एंड इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये 2 सिलेक्ट कर लिया, मैं ये मेजर तौर पे ये दो मेरे यूज होंगे, तो आप 2 पे भी ओके कर सकते हैं। आप 5 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गुड्स का भी कोई काम करेंगे, आप जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में यूज होगा सीमेंट सरिया भी यूज होगा, तो आप यहाँ पे सीमेंट अगर यूज लिखेंगे तो सीमेंट का देखिए आ रहा होगा, सीमेंट लिखा तो 25 आ गया, लेकिन सीमेंट का जो पूरा पूरा होता है वो 25-23 होता है, 4 डिजिट का, तो आपको यूज करना ही करना होता है। देखिए मैंने किया तो 25-23 पे
पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनियम स्लैग सीमेंट, तो ये आ गए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तो 2 सर्विसेज ऐड ही कर दिया अपने में। ठीक है, अब मैं सेव एज कंटिन्यू करूँगा। तो ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड। ये डिटेल अगर आपके केस में एप्लीकेबल होती है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं होती है तो कोई डिटेल नहीं डालनी है। आप उसके बाद इसको सेव एज कंटिन्यू कर देंगे तो आपके लिए ये वो स्टेप नहीं है। अब आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 स्टेप जो आपका था, ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइजेशन सेकेंडरी ऐड बाय यू। ठीक है, जो दूसरा स्टेप देखिए आपको ये सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि अनामिका सिंह को ही आप प्राइमरी ऑथराइजेशन सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि 3 स्टेप में होगा। अभी पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट जो सी होगा, ठीक है, पार्ट सी आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, आप जब यहाँ पे सेव एज कंटिन्यू करेंगे देखिए देगा यू हैव ऑप्टेड एस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल्स ईमेल्स ऑफ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी और कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड। जब तक आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको ARN नंबर जनरेट नहीं होगा, पोर्टल पे GST पोर्टल पे डिपार्टमेंट में कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप जब इसको ओके करेंगे उसके बाद प्लीज सेलेक्ट द ऑथराइज्ड सिग्नेचरी टैब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सॉरी मैं यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी को क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी नहीं सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ये वो पॉपअप बन के आ रहा था, वो डिटेल मैंने टिक कर दिया। और उसके बाद फिर मैं सीधे आ जाता हूँ ऑथेंटिकेशन, क्योंकि मैं सारी डिटेल फिल आउट कर चुका था। अब देखिए यहाँ पे मैनुअली पहले जो मुझे मैनुअली सेलेक्ट करना था वो नहीं करने को मिला, वो ऑटोमेटिक बन के आ गया है। अब मैं इसको सेव एज कंटिन्यू करूँगा तो ये अगला स्टेप मुझे यहाँ पे देखिए आई हेयर बाई सोलोमनी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव नथिंग हैज़ बिन कंसोलिडेटेड देयर फॉर्म। मतलब कि ये जितनी भी डिटेल अभी तक भरी गई वो मेरी जानकारी में है और मैं शपथ लेता हूँ कि सारी चीज़ें सही है और मेरी जानकारी में है, कोई भी चीज़ें छुपाई नहीं गई हैं। ठीक है, तो आप इसको जब टिक करेंगे तो एक तरीके आप उसका कंसर्न दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी आप सेलेक्ट करेंगे और प्लेस लखनऊ का है तो आप लखनऊ डालेंगे। और जब आप यहाँ सबमिट विद EBC या DSC कर देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपने टिक कर दिया तो OTP गई होगी एक, आप OTP करके वैलिडेट कर देंगे। तो उसके बाद जो ऑथराइज सिग्नेचरी का मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ कि ऑथराइज सिग्नेचरी का लिंक जाता है आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पे, जैसा कि ये आपको पीछे डिटेल जब आपने यहाँ ओके कर रहे थे, जैसा कि आपको लिख रहा है कि ऑथराइज सिग्नेचरी आर कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड दैट द आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। ये लिंक जाएगा, आप वहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, एक OTP आएगा आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, मेल पे, उसको आप डाल के वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ARN नंबर जनरेट होता है। तो आई होप फ्रेंड्स इस डिटेल्ड वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 2024 में जो GST रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सिखाया, तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो ऐसे ही मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं उसको भी आपकी क्वेरी को रिसॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। और भी कोई टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।